बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के सेकंड लेक्चर में आज हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एबायोटिक मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, तमाम गैर जिंदा अज्जा किसी भी माहौल के। ऑल फिजिकल फैक्टर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट सच एज क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट एंड एयर आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे माहौल में मौजूद तमाम तबई अज्जा जैसे कि आबो हवा, पानी, मिट्टी, दर्जा हरारत, रोशनी और हवा हमारे माहौल के एबायोटिक कंपोनेंट्स या गैर जिंदा अज्जा कहलाते हैं। सबसे पहला और अहम एबायोटिक कंपोनेंट या गैर जिंदा जुज़ हमारे माहौल का पानी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम इज़ वाटर। हमारे माहौल का, हमारे इकोसिस्टम का सबसे अहम गैर जिंदा जुज़ पानी है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। हर एक जिंदा जानदार को अपनी बका के लिए पानी की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड विदाउट वाटर। पौधे पानी के बगैर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। एनिमल रिक्वायर्स वाटर फॉर बॉडी फंक्शन सच एज टेम्परेचर रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जानवरों को अपने जिस्म की दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अपने जिस्म से फालतू मादों को जिस्म से बाहर निकालने के लिए भी इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। दूसरा अहम एबायोटिक कंपोनेंट मिट्टी यानी सॉइल है। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्रोकन रॉक्स, पार्टिकल, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मिट्टी क्या है? ये एक आमेज़ा है टूटी हुई चट्टानों के ज़रात का, मुख्तलिफ नमकियात का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी खुर्दबिनी जानदारों का, और इसके अलावा मुर्दा जानदारों, पौधों और जानवरों के अजसाम का। ये तमाम चीज़ें मिलकर मिट्टी बना रही हैं। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट। मिट्टी का हमारे माहौल में बहुत अहम किरदार है। इट एंकर्स द प्लांट इन द ग्राउंड। मिट्टी की वजह से पौधे ज़मीन के अंदर गाढ़े रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल ब्रेक डाउन द प्लांट्स एंड एनिमल रेजिड्यू इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर टेकन अप बाय द प्लांट्स फॉर ग्रोथ एंड फूड प्रिपरेशन। मिट्टी के अंदर मौजूद माइक्रोब्स यानी खुर्दबिनी जानदार मिट्टी में मौजूद जानवरों और पौधों के बाकियात को नमकियात में तब्दील कर देते हैं। बाद में इन्हीं नमकियात को पौधे इस्तेमाल करते हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, ग्रोथ के लिए और अपनी खुराक की तैयारी के लिए। सॉइल हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड एंड फिल्टर वाटर। मिट्टी के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर सके और इसके अलावा पानी को साफ भी कर सके। टेम्परेचर, सनलाइट मेनली कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। सूरज की रोशनी किसी भी खास जगह के दर्जा हरारत को कंट्रोल करती है। Those areas that receive direct sunlight have high temperature as compared to those that do not receive direct sunlight। वो तमाम इलाके जहाँ पर सीधा सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है उन इलाकों की निस्बत जहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती। Plants need an ideal range of temperature to prepare their food। पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए एक बेहतरीन दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। मुनासिब और बेहतरीन दर्जा हरारत पौधों की खुराक की तैयारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। There are many animals that cannot maintain their body temperature such as lizards, frog and they hide themselves in extreme temperature। बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो कि अपने जिस्म के दर्जा हरारत को मेंटेन नहीं कर सकते, एक ख़ास जगह फिक्स पॉइंट पर बरकरार नहीं रख सकते। इसीलिए जैसे कि छिपकलियाँ और मेंढक वगैरह, इसीलिए ये जानदार जब दर्जा हरारत ज़्यादा हो, तेज़ हो, सख्त हो तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं। इसका मतलब है माहौल में दर्जा हरारत का बहुत अहम किरदार है। दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती उस माहौल में मौजूद जानदारों की ज़िंदगी को मुतासिर करती है। लाइट, रोशनी। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम जिंदा जानदारों के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट। रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के अमल को मुकम्मल करने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बहुत सारे जानवर अपने ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात सूरज की रोशनी में ही मुकम्मल करते हैं। एयर, हवा। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेज। हवा मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी दूसरी गैसेज शामिल हैं। ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन एयर फॉर डिफरेंट गैसेस। तमाम जानदार मुख्तलिफ हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों पर इन्हसार करते हैं। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। मिसाल के तौर पर पौधों को अपनी फोटोसिंथेसिस के अमल को मुकम्मल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर। जानवरों को सांस लेने के लिए रेस्पायरेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। All abiotic components are very important. If one of them is not available, it will affect the whole environment। तमाम गैर जिंदा अज्जा किसी भी माहौल के बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इन तमाम अज्जा में से कोई एक भी जुज़ ना हो, कोई एक भी हिस्सा ना हो तो ये पूरे माहौल को, पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है।
The availability of these physical components varies in different environment according to the need of organisms. किसी भी माहौल के अंदर मौजूद जानवरों की ज़रूरत के मुताबिक इसमें मौजूद तबई अज्जा की फराहमी कम या ज़्यादा हो सकती है. Let's compare these components in a desert and rainforest. आए एक सहरा में और एक ज़्यादा बारिशों वाले जंगल में इन कंपोनेंट्स को या इन अज्जा को कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन बिटवीन डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिक्स पे मौजूद जो जंगलात हैं जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं. डेजर्ट सहरा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मौजूद कंपोनेंट्स का जायज़ा इस टेबल में हम लेते हैं. द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट हैव अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस अमंग देम. एक सहरा और रेन फॉरेस्ट के एबायोटिक कंपोनेंट्स गैर जिंदा अज्जा में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. देयर डिफरेंसेस आर गिवन बिलो इन द टेबल. इस टेबल में ये डिफरेंस आपको दिखाया गया है. सबसे पहले टेम्परेचर. किसी भी सहरा के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है दिन के टाइम और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जबकि एक रेन फॉरेस्ट में दर्जा हरारत तमाम औकात में दिन और रात तमाम औकात में ज़्यादा होता है. किसी भी डेजर्ट का क्लाइमेट यानी वहाँ की आबो हवा कैसी होती है, वहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, जबकि रेन फॉरेस्ट में बारिशें ज़्यादा होती हैं. किसी सहरा के अंदर पानी की हमेशा कमी होती है, लिमिटेड अमाउंट होती है, पानी की बहुत कमी होती है, जबकि रेन फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी मिकदार पानी की मौजूद होती है. सहरा के अंदर जो मिट्टी है वो रेतली है, जिसमें पानी को बर्दाश्त करने की या पानी को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत बहुत कम होती है. एक रेन फॉरेस्ट में मिट्टी एसिडिक होती है, यानी उसकी जो खसूसियत है वो तेज़ाबी होती है और पुअर क्वालिटी की होती है, यानी इसकी जो खसूसियात है वो बहुत कम होती हैं. इसके अंदर नमकियात की मिकदार कम होती है, क्योंकि ये यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तमाम नमकियात बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं. सहरा के अंदर हवा हमेशा ड्राई होती है, एयर ड्राई होती है और वार्म होती है, यानी कि गर्म होती है, जबकि एक रेन फॉरेस्ट के अंदर हवा हमेशा नमी वाली और गर्म होगी. सहरा के अंदर रोशनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर पौधे कम होते हैं, इसलिए सूरज की रोशनी सीधा ज़मीन पर पड़ती है, तेज़ होती है और इसकी तपिश ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पौधे नहीं हैं या बड़े बड़े दरख्त नहीं हैं. एक रेन फॉरेस्ट के अंदर क्योंकि यहाँ पर जंगलात हैं, बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, इसलिए सूरज की रोशनी सीधा ज़मीन पर मिट्टी पर नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पर पौधों की मिकदार ज़्यादा होती है. वेजिटेशन किसी भी जगह पर मौजूद पौधों की तादाद है. डेंस गहरी. Plant and animals present in both these ecosystem have adapted themselves to stay alive in these condition. पौधे और जानवर जो कि इन दोनों माहौलों यानी डेजर्ट और रेन फॉरेस्ट में मौजूद हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह, अपनी आदतों को इस तरह ढाल लिया है कि वो अब इन दोनों माहौलों में अलग अलग तरीके से बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं. तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें. किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें.